Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about group 13 elements और इस वीडियो में आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट फैमिली को जानेंगे, क्योंकि अभी मैंने जो लास्ट वीडियो आपको दी थी या शेयर की थी वो थी हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें हमारे 6 ग्रुप्स आए थे और जिसमें पहला ग्रुप हमारा आता है बोरोन फैमिली। तो अभी कंटिन्यू यही चलेगा। इसके बाद हमारा कार्बन फैमिली आएगी, नाइट्रोजन फैमिली आएगी, ऑक्सीजन फैमिली आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वीडियो है बोरोन फैमिली पे। तो बोरोन फैमिली की जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, इनकी जो सिमिलैरिटीज़ शो करती हैं पूरी फैमिली का मतलब यही होता है कि फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो सभी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाएं। तो हम इस वीडियो में आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ के बारे में ही दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी सारी ही सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारी ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जिनको पीरियोडिक टेबल में थर्ड ए ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि ये 6 एलिमेंट से मिलके बना हुआ ग्रुप होता है, जिसके अंदर होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नियोनियम। तो फर्स्ट मेंबर जो इसका होता है वो होता है बोरोन। तो बात करते हैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 5 होता है और इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गैलियम की में 3 होते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन सभी यानी कि इन 6 जितने भी ये 6 एलिमेंट्स हैं इन सभी की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। तो NH2 यानी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट होती है और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम बोल सकते हैं कि इनके वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन P में चला जाता है, प्रमोट हो जाता है। तो ओवरऑल ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +1 यहाँ से आप देख सकते हैं और +3 यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव अ स्मॉलर साइज़ देन दोज ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ग्रुप 13 एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो साइज़ होता है ये एल्केलाइन अर्थ मेटल से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होता है पीरियड में पहले पड़ता है बोरोन से, ठीक है। अगर हम हीलियम की बात करें या फिर बेरिलियम की बात करें तो ये हमारे बोरोन फैमिली से पहले पढ़ते हैं, यानी कि पीरियड में पहले आते हैं, जिस वजह से इनका साइज़ बड़ा होता है। और आप सभी जानते हैं जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का जो साइज़ होगा वो एल्केलाइन अर्थ मेटल से छोटा होता है। किस वजह से होता है, क्योंकि इन पे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो इनकी रेडियस भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब बात करते हैं ग्रुप में नीचे आने पर। तो ये तो जनरल हमने बात बता दी कि इनका साइज़ एल्केलाइन अर्थ मेटल से छोटा होता है, लेकिन अगर हम ग्रुप में नीचे आएँ एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एक जनरल पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रखें कि किसी भी ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई बढ़ती है। सेम रीज़न होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे जैसे किसी ग्रुप में आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती चले जाते हैं, जिस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है और क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप विद एन एनोमली एट गैलियम। तो गैलियम का क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज में। क्यों होता है, क्योंकि गैलियम इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स विच डू नॉट स्क्रीन द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इफेक्टिवली। क्योंकि गैलियम जो होता है इसका साइज़ जो होता है बड़ा होता है। बड़ा का होने का मतलब ये इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इफेक्टिवली फील नहीं कर पाता। इस वजह से इसका जो साइज़ होगा अनएक्सपेक्टेडली डिक्रीज़ होता है। अदरवाइज़
ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा, ठीक है। बट अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो एल्केलाइन अर्थ मेटल से इनका साइज़ छोटा होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले साइज़ छोटा बोल दिया और बाद में मैं साइज़ बड़ा बोल रही हूँ। तो साइज़ जब हमने छोटा बोला है तो वो कंपैरिजन में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में इनका साइज़ छोटा होगा, बट ग्रुप वाइज अगर इन्हीं की फैमिली में हम आगे बढ़ेंगे तो इनका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। तो ये था एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के, ये हायर होते हैं देन दोज ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट, मतलब कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और ये तो कंपैरिजन की बात हो गई। अब अगर हम बोरोन टू गैलियम हम आगे बढ़ें तो क्या होगा, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम गैलियम बी टू जी एंड देन इंक्रीज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एलिमेंट्स। तो बोरोन जो होता है इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन विच बी एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि इसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है इसमें बोरोन एटम्स जो होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जिस वजह से बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और अप टू डाउन आने पर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ ही लिया है, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे होगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, ये कम होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स से, ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ ईजी NS2 NP1 कॉन्फिगरेशन। मतलब क्या है कि अगर हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो वहाँ होता है हमारा NS2, तो s ऑर्बिटल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो s ऑर्बिटल अगर कंप्लीट है और स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो वो इजीली रिमूव नहीं हो पाता, ठीक है, इजीली रिमूव नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पे क्या है, बोरोन फैमिली में है NS2 और NP1, तो P हमारा अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, जिस वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल से कम होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोरोन और एल्यूमिनियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। समटाइम्स इनके कुछ मेंबर जो होते हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो इसके बाद एज वी मूव डाउन इन ग्रुप 13 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट द टेंडेंसी टू एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड द टेंडेंसी टू अटेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो की टेंडेंसी तो डिक्रीज़ होती जाती है, बट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलोज द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर होता है हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, हमारा थैलियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल से। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम हाई होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the electropositive character first increase from boron to aluminium and then decrease from gallium to thallium due to presence of d orbital and f orbitals which cause poor shielding। तो अगर हम अप टू डाउन जाएं किसी इनके ग्रुप में तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है पहले तो इंक्रीज़ होता है और इसके बाद डिक्रीज़ हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हायर मेंबर होते हैं इस फैमिली के उनके पास d और f ऑर्बिटल होते हैं जो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। इस वजह से इनका मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाता है बाद में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताऊँगी जो कि सभी बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स शो करेंगे। तो फर्स्ट आता है एक्शन ऑफ एयर।
तो क्रिस्टलाइन बोरोन इज़ अनरिएक्टिव वेयर एज एमोर्फस बोरोन इज़ रिएक्टिव। अगर हम बोरोन की बात करें तो अगर हम क्रिस्टलाइन बोरोन लेंगे तो ये एयर के साथ अनरिएक्टिव होता है, जबकि अगर हम अमोर्फस बोरोन लेते हैं तो ये रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ। और किस टेम्परेचर पे करता है? 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और क्या बनाता है? B2O3 बनाता है। ठीक है, B2O3। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम इज स्टेबल इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ये क्या होता है? ये एयर के साथ रिएक्शन करके Al2O3 टाइप कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह से आप इसकी एयर के साथ रिएक्शंस दिखा सकते हैं। इसके बाद थैलियम इज़ मोर रिएक्टिव देन गैलियम एंड इन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अन यूनिपॉजिटिव आयन टीपोल। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि थैलियम जो होता है ये गैलियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो थैलियम जो होता है ये यूनिट पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखा रहा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे इसकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप एक्शन ऑफ एयर दिखा सकते हैं बोरोन फैमिली का। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन के साथ इसको हीट करेंगे या बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स को हीट करते हैं तो नाइट्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्राइड बनते हैं। ठीक है, तो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स को आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं। बोरोन और एल्यूमिनियम लिया है मैंने, तो जब हम इनको डायरेक्ट हीट करेंगे तो बोरोन नाइट्राइड बनेगा और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर के साथ एक्शन किस तरह से होता है? बोथ बोरोन एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट अमलगमेटेड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर इवॉल्विंग H2। अगर हम बात करें बोरोन और एल्यूमिनियम की तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम अमलगमेटेड एल्यूमिनियम की बात करें तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके क्या बनते हैं? बोरेट्स बनते हैं। तो बोरोन, अगर हम बोरोन फॉर एग्जांपल हमने बोरोन लिया है यहाँ पे, तो अगर हम बोरोन को एल्कलीज में डिज़ोल्व कर दें तो ये क्या बनाएगा? सोडियम बोरेट बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? सोडियम बोरेट। फॉर्मूला होता है Na3BO3, हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी ये रिएक्शन दिखाएगा, बट एल्यूमिनियम के साथ हमें वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा? वाटर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद कार्बन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बोरोन जब कार्बन के साथ कंबाइन करके करता है तो क्या बनाता है? कार्बाइड बना लेता है। ठीक है, B4C। और एल्यूमिनियम क्या बनाता है? एल्यूमिनियम भी क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसके बाद B4C3 होगा, ये इसको ठीक कर लीजिएगा। हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 डू नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। तो बोरोन फैमिली के सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड्स नहीं बनाएंगे, जबकि कैसे हाइड्राइड बनाएंगे? देयर हाइड्राइड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। मतलब कि इनके हाइड्राइड्स जो बनेंगे इनडायरेक्ट मेथड से बनेंगे। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब हाइड्रोजन के लिए कुछ अलग कंपाउंड लेंगे और बोरोन या अगर हम ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करेंगे तो उनका एक अलग कंपाउंड लेंगे और इन कंपाउंड को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? एक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BF3 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और डाइबोरेन बना लेता है। तो यहाँ पे बोरोन फ्री स्टेट में नहीं है और ना ही हाइड्रोजन है, डायरेक्ट हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं हुआ है। तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है किसके साथ? बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ, तब जाके हमारा डाइबोरेन बना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाइड्राइड जब भी बनेंगे ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से बनते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? ऑक्साइड्स बना लेते हैं। M2O3 टाइप, M4 होगा कोई भी कोई भी एलिमेंट हो जाएगा ग्रुप 13 का। तो एक्सेप्ट फॉर थैलियम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म ऑक्साइड्स और जनरल फार्मूला M2O3 ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन। थैलियम को छोड़ के, थैलियम एक्सेप्शन में आता है कि थैलियम को छोड़ के सभी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, थैलियम क्यों नहीं करता रिएक्शन? क्योंकि थैलियम यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। थैलियम फॉर्म्स थैलियम ऑक्साइड TiO2O इज़ मोर स्टेबल दैन
थैलियम थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि थैलियम थर्ड ऑक्साइड जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए थैलियम ऑक्साइड बनाता है यूनिट। इसके बाद आता है इन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का नेचर क्या होता है। तो अगर हम ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो इनका नेचर भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो BOH3 और H3BO3 जो होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि हाइड्रोक्साइड जो होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि अदर हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज़ ए चेंज फ्रॉम एसिडिक टू एम्फोटेरिक एंड देन टू द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो इनकी जो हाइड्रोक्साइडों की जो नेचर होती है ये एसिडिक से एम्फोटेरिक होते हुए बेसिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑक्साइडों की जो नेचर होती है ये एसिडिक से एम्फोटेरिक में कन्वर्ट होते हुए बेसिक में कन्वर्ट हो जाती है। और यही सेम पैटर्न ऑक्साइड्स के लिए भी होता है। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की अगर हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की नेचर की बात करें तो आप कहेंगे कि इनके ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों का नेचर ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक से होता हुआ एम्फोटेरिक में जाता है और देन बेसिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ये आप आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।